नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश वर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री बोले, प्रदेश सरकार राज्य में लागू किए गए कोरोना कर्फ्यू के कारण व्यापारी समुदाय को पेश आ रही परेशानियों के प्रति है संवेदनशील। किसानों के समर्थन व मोदी सरकार की नीतियों के विरोध में मजदूर संगठन CITU ने कोविड नियमों का पालन करते हुए राजधानी शिमला में किया धरना प्रदर्शन। कोविड काल में आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे टैक्सी ऑपरेटर सब्जी बेचकर कर रहे गुजारा। दिल्ली में जारी किसान आंदोलन के 6 माह पूरे होने पर किसान सभा ने 26 मई के दिन को काला दिवस के रूप में मनाकर किया प्रदर्शन। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश व्यापार मंडल के प्रतिनिधि मंडल ने अध्यक्ष सोमेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भेंट की और उन्हें व्यापार मंडल की विभिन्न मांगों से अवगत करवाया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में लागू किए गए कोरोना कर्फ्यू के कारण व्यापारी समुदाय को पेश आ रही परेशानियों के प्रति संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि राज्य में कोविड-19 के मामलों में आई तेजी के दृष्टिगत राज्य और प्रदेश वासियों के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा इस माह की 31 तारीख तक पूरे प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गत कुछ दिनों के दौरान कोविड-19 के मामलों की संख्या में काफी गिरावट दर्ज की गई है, इसलिए प्रदेश सरकार इस माह की 31 तारीख के बाद धीरे धीरे और चरणबद्ध ढंग से अनलॉक की प्रक्रिया पर विचार कर सकती है, बशर्ते कोविड-19 के मामलों में निरंतर कमी आए। हिमाचल व्यापार मंडल के अध्यक्ष सोमेश कुमार शर्मा ने बताया कि प्रदेश भर से उनका एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिला। व्यापार मंडल की तरफ से मांग उठाई गई कि व्यापारियों को सरकार राहत प्रदान करे, जिसमें बंद दुकानों के बिजली के बिल माफ किए जाएं, बाजारों को कोविड प्रोटोकॉल के तहत खोला जाए, व्यापारियों को प्राथमिकता के आधार पर कोरोना की वैक्सीन लगाई जाए जैसी मांगे शामिल थीं। व्यापारियों ने सरकार के साथ पहले भी सहयोग किया है, आगे भी सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन छोटे मंझले कारोबारियों को खासा नुकसान कोरोना के इस दौर में उठाना पड़ रहा है। सरकार उनकी भी मदद करे। आज हमारे तकरीबन 10 जिलों के जिला अध्यक्ष और उनके साथ में सहयोगी तकरीबन 20 लोगों का एक डेलीगेशन माननीय मुख्यमंत्री जी से ओकओवर में मिला और हमने उनको एक अपना मांग पत्र जो व्यापारियों की समस्याओं से उससे था वो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपा, और जिसमें सबसे मुख्य मांग जो थी हमारी व्यापार को खोलने के लिए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें अश्योर किया है कि पहली तारीख से चरणबद्ध तरीके से व्यापार खोले जाएंगे। अगर परिस्थितियां अनुकूल रही तो थोड़ा सा कोरोना को लेकर है, बाकी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उन्होंने हमें पूरे व्यापारियों को और पूरे व्यापार मंडल को अश्योर किया है कि 1 तारीख से 1 जून से सभी दुकानों को चरणबद्ध तरीके से कोई ऐसा तरीका बनाते हैं जिसमें सभी की दुकानें खोली जाएंगी। इसके अलावा हमने ऑनलाइन पर भी थोड़ी बात की है और व्यापारियों को वैक्सीन लगाने के लिए प्राथमिकता के लिए उनसे बात की है, और उसके अलावा छोटे व्यापारियों के लिए आर्थिक पैकेज की, और जो बिजली के बिल हमारी बंद दुकानों में जो बिजली के बिल दिए जा रहे हैं उसके ऊपर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें अश्योर किया कि इसके बारे में भी मैं बहुत ही जल्दी अपने साथियों के साथ ये लेकर के एक निर्णय लेते हैं कि कैसे उनको हटाया जाए। दिल्ली में जारी किसान आंदोलन की 6 माह पूरे होने पर शिमला जिला के हर विकास खंड पर किसान सभा ने प्रदर्शन किया। हिमाचल किसान सभा ने संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 26 मई के दिन को काला दिवस के रूप में मनाया। किसान सभा के राज्य अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप सिंह तंवर और किसान सभा के राज्य वित्त सचिव सत्यवान पुंडीर ने सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि देश का अन्नदाता दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 6 महीनों से फसलों के न्यूनतम दाम की मांग के लिए आंदोलन कर रहा है, जो उसका अधिकार है, लेकिन सरकार किसानों से बात तक करने की जहमत नहीं उठा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में केवल मजदूर, किसान और जन विरोधी फैसले लिए हैं।
ये काला दिवस पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा है, जिसमें कोई गांव, कोई इलाका, कोई क्षेत्र अछूता नहीं है। और ये विशेष अवसर है जो आज 6 महीने किसान आंदोलन के पूरे हुए हैं, और साथ में जो इस सरकार के भी 7 साल इस कुशासन के चलते जो पूरे देश के अंदर पूरे हुए हैं। हम ये देखते हैं कि इन 7 सालों में एक तरफ से किसानी, दूसरी तरफ से जो मेहनतकश जनता है, जो मजदूर है, उनके लिए किस तरह की नीतियों का जो है वो लागू की गई, जो उनके जीवन पर सीधा असर डालती है। और साथ में जो ये 1.5 साल से भी कोविड महामारी चली है, इसके चलते देश में एक तरफ से, लेकिन प्रदेश के अंदर भी, क्योंकि हमारा प्रदेश केरल के बाद इसमें दूसरा नाम लिया जाता है जो स्वास्थ्य सुविधाओं में बेहतर स्थिति के लिए जाना जाता है। लेकिन आज यहाँ पर जो संक्रमण की दर है, जो पॉजिटिविटी की रेट है, जो डेथ रेट है, आज वो देश में सबसे ज़्यादा है, सबसे अधिक है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। तो इसके जो प्रबंध व्यवस्था इसमें करनी चाहिए थी, जो नए पद भरे जाने चाहिए थे, चाहे मेडिकल डॉक्टर्स हैं, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ है, चाहे वार्ड बॉय या सफाई कर्मचारी है, वो पिछले 1.5 साल के अंदर इसमें नहीं किए गए। और आज इसमें जो लोगों को ऑक्सीजन के लिए उसमें दिक्कतें आ रही है, उसके साथ उनके जो अटेंडेंट्स है वो किस रूप में परेशान हो रहे हैं, आइसोलेशन को लेकर के, टेस्टिंग को लेकर के। टेस्टिंग नहीं हो रही, आज गाँव में इसका मास स्प्रेड हो गया है इस समय, लेकिन वहाँ पर टेस्टिंग की जो है वो ऐसी सुविधाएं नहीं है। वैक्सीनेशन के लिए आज लोग दर दर भटक रहे हैं, 200-200 किलोमीटर चल करके, गाड़ी में चल करके लोगों को आना पड़ रहा है, खासतौर पे युवाओं को अपनी वैक्सीनेट करने के लिए। तो ये व्यवस्था जो है, जो पहले से करनी चाहिए थी, वो वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, नौजवानों को नहीं है, जो इस समय सुपर स्प्रेडर बने हुए हैं उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। और उसके अंदर भी आज जो 1 लाख प्रदेश के लिए आई थी, उसमें ये मारामारी पड़ी है कि वो जो शहर के जो जागरूक जनता है वो तो लगवा पा रही है, लेकिन गांव के लोग जो है उससे फिर महरूम हो रहे हैं। तो इन कोविड की प्रबंध जो ये हुए हैं सारे, हम उसको लेकर के मांग करते हैं कि तुरंत जो ऑक्सीजन की जो 24 आवर सप्लाई है, उसके साथ जो ऑक्सीजन प्लांट्स को शुरू करना है, उसके अलावा जो कोविड से डेथ्स हुई हैं उनको लेकर भी मुआवजे के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए। ये जो किसानों का हमारा आंदोलन है, इसके 6 महीने पूरे हुए और आज बुद्ध पूर्णिमा भी है। तो बुद्ध पूर्णिमा में तो सिंघू बॉर्डर से लेकर, टिकरी बॉर्डर से लेकर हर जो दिल्ली की सीमाएं हैं वहां पर बुद्ध जयंती भी मनाई जा रही है। मगर साथ साथ में आज इस काला दिवस के माध्यम से भारतवर्ष के जो 6 लाख गांव हैं, हिमाचल प्रदेश के जो 18,000 गांव हैं, लगभग 3,500 पंचायतों में हर जगह इसी तरह के काला दिवस के लिए विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसका सबसे मुख्य जो मुद्दा है आज कि जो 3 कृषि के काले कानून 5 जून 2020 को बने थे, बाद में जिसने एक कानून का स्वरूप लिया, तो जो भारतवर्ष का किसान ये चाहता है कि उन्हें रिपील किया जाए, उसे निरस्त किया जाए। उसके अलावा जो बिजली के अंदर संशोधन बिल था उसको वापस करने की एक मांग है। और सबसे महत्वपूर्ण मांग है कि जो भी किसान जो पैदावार करता है उसको एक न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले और उसको एक कानून का एक अमली जामा पहनाया जाए, उसे लीगलाइज किया जाए और उसके ऊपर कानून बने। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की ओर से गत दिनों विधायकों की कार पर झंडी लगाने को मंजूरी देते ही सोशल मीडिया पर सरकार की किरकिरी शुरू हो गई है। इतना ही नहीं, विपक्ष के विधायक भी सरकार के फैसले से सहमत नहीं है। कांग्रेस विधायकों का कहना है कि यह समय झंडियां लेने का नहीं बल्कि कोरोना महामारी से लड़ने का है। वहीं ठियोग से माकपा विधायक राकेश सिंघा ने भी कैबिनेट के इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह समय झंडियां लेने पर चर्चा करने का नहीं है। सिंघा ने कहा कि उन्होंने ना तो अपने पास पीएसओ रखा है और ना ही ड्राइवर। कहा कि वह अपनी गाड़ी में झंडी भी नहीं लगाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने विधायकों के लिए झंडे लगाने का गलत वक्त चुना है। अभी सरकार को कोरोना से निपटने में पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सिंघा ने कहा कि एक तरफ कर्मचारियों के लिए पेंशन तक का प्रावधान नहीं है, दूसरी तरफ इस तरह के फैसले समझ से परे हैं। राकेश सिंघा ने वैक्सीनेशन की धीमी गति पर भी सरकार को खूब घेरा। जो नया मसला है झंडी का कि फ्लैग लगेगा, मैं इस पर विवाद खड़ा नहीं करना चाहता। मैं उस कमेटी का हिस्सा नहीं हूं जहां इसका निर्णय हुआ, लेकिन मैं समझता हूं निश्चित रूप से सरकार ने यह समय गलत चुना है उस झंडी को लगाने का। जहां तक मेरा सार्वजनिक जीवन है, मैं आपको साफ कह दूं, क्लियर कह दूं, कोई अच्छा माने बुरा माने, एटलीस्ट मैं झंडी को नहीं लगाने वाला, मैं उस फैसिलिटी को नहीं लगाने वाला। मैं अपने आप को जनता से अलग नहीं रहना चाहता हूं या अपने आप को अलग दिखाना चाहता हूं। बहुत से एमएलए वो लिखते हैं अपनी गाड़ियों में एमएलए है ना,
बहुत से एमएलए हैं जो क्या कहते हैं वो पीएसओ भी रखते हैं। मैं उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूं, उनका अधिकार है वो रखे उसको, लेकिन ना मैंने पीएसओ रखा है, ना मैं रखूंगा, ना मैं इस झंडी का इस्तेमाल करने वाला हूं। लेकिन जैसे मैंने कहा, मैं इस मुद्दे को ऐसे समय में एक विवादित मुद्दा नहीं बनाना चाहता जब ये कोविड की लड़ाई है। मैं सारी बातें अभी चाहता हूं कि कोविड पर ही केंद्रित रहे, वो बेहतर रहेगा। एक नया मुद्दा उठ जाएगा तो कोविड की लड़ाई पीछे को चल जाएगी, ये मुद्दा सामने आ जाएगा, इतना मेरा मानना है। और होम आइसोलेशन में रहने वाले कोविड-19 संक्रमितों के लिए प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली विशेष होम आइसोलेशन किट का वितरण हमीरपुर जिला में भी शुरू कर दिया गया है। जिला के सभी विधानसभा क्षेत्रों में यह किट्स प्रदान करने का अभियान शुरू हो गया है। जिला मुख्यालय हमीरपुर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से स्थानीय विधायक नरेंद्र ठाकुर ने होम आइसोलेशन किट बांटने का यह अभियान शुरू किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रदेश सरकार कोविड-19 महामारी के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए कई ठोस कदम उठा रही है। इसी वजह से प्रदेश में अब कोविड-19 के नए मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। किट के साथ साथ हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक हर पेशेंट को अपनी तरफ से शुभकामना संदेश और जल्द स्वस्थ लाभ होने का संदेश जो है वो उन्होंने दिया है। और साथ में एक कार्ड भी उन्होंने शुभकामनाओं सहित जल्द स्वस्थ लाभ की कामना की है, उसका भी इस किट में उन्होंने इसमें अपनी तरफ से हर पेशेंट को जो संदेश दिया है। और मैं आशा भी करूंगा कि पेशेंट जो गाइडलाइंस हैं उनका भी पूरा ध्यान पेशेंट तो करेंगे लेकिन आम पब्लिक भी करेगी। फिलहाल हमारे पास लगभग 630 किट्स जो हैं वो आ चुकी हैं और टोटल हमारे जो इस वक्त जो पॉजिटिव इफेक्टेड केस है वो लगभग 2500 के करीब है। तो हमारे पास लगभग 1/4 से ज़्यादा जो है 1/4 किट्स हमारे पास आ गई हैं और बाकी वो जल्दी वो हमारे यहाँ पहुँच जाएंगी। लेकिन मैं एक बार फिर सभी अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बीमारी जो है वो बहुत ही खतरनाक बीमारी है और इसका बचाव जो है वो आप कंप्लीट जो मास्क जो है मास्क का पूरा प्रयोग करें और डिस्टेंस बना के। लंबे समय से आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन और मोदी सरकार की नीतियों के विरोध में 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन के संयुक्त मंच और संयुक्त किसान मोर्चा के देशव्यापी आह्वान पर मजदूर संगठन सीआईटीयू ने शिमला में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान सीटू कार्यकर्ताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी की। सीटी नेताओं ने केंद्र सरकार को किसान व मजदूर विरोधी करार देते हुए सरकार पर चौतरफा हमला बोला। सीटू नेताओं का कहना है कि कोरोना काल में लगभग 15 करोड़ मजदूर अपनी नौकरियों से वंचित हो चुके हैं। सरकार उनकी कोई मदद नहीं कर रही है। इसके विपरीत मजदूरों के 44 श्रम कानूनों को खत्म करके मजदूर विरोधी 4 लेबर कोड बना दिए गए। किसानों को बर्बाद करने के लिए नए कानून ला दिए। हिमाचल प्रदेश में 5000 से ज्यादा कारखानों में कार्यरत लगभग 3.5 लाख मजदूरों के काम के घंटों को 8 से बढ़ाकर 12 कर दिया गया। डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल सहित अन्य स्वास्थ्य कर्मियों, आशा, आंगनबाड़ी, सफाई, आउटसोर्स कर्मियों जो कोरोना योद्धाओं का रोल निभा रहे हैं, सरकार उनकी रक्षा करने में पूर्णतया असफल रही है। हिमाचल के पर्यटन व्यवसाय से जुड़े कारोबारी व कर्मी बर्बाद हो चुके हैं। हर वर्ग कोरोना की मार झेल रहा है, लेकिन सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर रही है। देश के अंदर जो 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन है, उन्होंने आह्वान किया पूरे देश के अंदर, जो देश के अंदर एक किसान का आंदोलन चला, संयुक्त किसान का आंदोलन, इसके समर्थन में। और साथ में केंद्र सरकार के जो मोदी सरकार के 7 साल पूरे हुए हैं आज 26 मई को, उसकी नीतियों के खिलाफ भी। आपको मालूम है 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने ऐलान किया है, पिछले 26 नवंबर को देश के अंदर मजदूरों ने एक ऐतिहासिक हड़ताल की थी, जो मजदूर विरोधी कानून देश के अंदर बनाए जा रहे थे और महंगाई, भ्रष्टाचार बढ़ रहा था। इसी दिन देश के अंदर किसानों ने भी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन का आगाज किया था। आज किसानों को लगभग 6 महीने अपने आंदोलन के हो गए हैं, लेकिन सरकार के अड़ियल रवैये के कारण आज किसान इस महामारी के दौरान भी उस बॉर्डर के अंदर बैठा है। हम देश के जो हुक्मरान हैं उनसे ये मांग कर रहे हैं कि खास तौर पर इन कानूनों को वापस लिया जाए, 3 कृषि कानूनों को भी, और 4 जो ये मजदूर विरोधी श्रम संहिता आपने लागू की है कोविड के दौरान, महामारी के दौरान, बिना चर्चा बहस किए हुए। इस 7 सालों के अंदर केंद्र की मोदी सरकार ने अगर उनको
आकलन किया जाए मोटे मोटे तौर पर, तो सिर्फ नफरत फैलाने के अलावा कोई भी काम नहीं किया है। आपने देखा किस तरीके से उनके सांसद हैं, उनके विधायक है, बहुत सारे राज्य के अंदर चाहे शादी प्रज्ञा हो, किस तरीके से एक अवैज्ञानिक सोच को प्रमोट किया जा रहा है, उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। देश की जो संविधान संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है और उलूल जुलूल बयान दिए जाते हैं, उसको संविधान के ऊपर भी चोट पहुंचाई जाती है, प्रगतिशील सोच के ऊपर भी। वो चाहे गौमूत्र से कोरोना का इलाज हो जाएगा, आपका गोबर से हो जाएगा, इस तरीके से भ्रम फैलाया जा रहा है। इसलिए नफरत के अलावा इस समाज के अंदर इन्होंने 7 सालों में कुछ भी नहीं दिया है। हमारी मांग ये है कि खास तौर पर 7500 रुपये मजदूरों को हर महीने आर्थिक मदद दी जाए, 10 किलो राशन हर परिवार को दिया जाए, पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती की जाए, फ्रंट लाइन जो वर्कर है उन वर्कर को अगर उनकी डेथ होती है उनको 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए, वो सिर्फ कागजों में सीमित नहीं रहे। हाल ही में आपको मालूम है नगर निगम के कर्मचारी के यहाँ पे मृत्यु हुई थी कोरोना कारण, लेकिन उसके परिवार को भी कुछ नहीं मिला है। नौकरी भी उसके परिवार को मिलनी चाहिए। 3 कृषि कानून तुरंत वापस लिया जाए, मजदूरों की 4 श्रम संहिताएं उनको वापस लिया। इन बातों को लेकर हम आज यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने एक बार फिर फूलों की खेती कर रहे किसानों की चिंता बढ़ा दी है। जिला हमीरपुर के बड़सर उपमंडल के किसान पवन कुमार ने उद्यान विभाग की मदद से करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से फूलों की खेती का व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने 13 पॉली हाउस फूलों के लगाए, लेकिन कोरोना कर्फ्यू के चलते विवाह और अन्य समारोह के आयोजन पर लगी बंदिशों की वजह से फूलों की मांग घटने से पुष्प उत्पादक पवन कुमार को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। करीब 28 लाख रुपए के फूल पॉली हाउस में तैयार है, जो कि सूखने की कगार पर है। ऐसे में उन्होंने प्रदेश सरकार से मदद की गुहार लगाई है। कोरोना महामारी के चलते हिमाचल प्रदेश में फूल उत्पादकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कोरोना वायरस के कारण हमीरपुर जिला के बड़सर उपमंडल के किसान पवन कुमार को भी आर्थिक हानि उठानी पड़ी। पवन कुमार ने बताया कि 2013 में उद्यान विभाग की मदद से 12,000 स्क्वायर मीटर पर पॉली हाउस लगाए गए। इन पॉली हाउस में फूलों की खेती शुरू की गई, जिससे उन्हें हर साल 8 से 10 लाख रुपए की शुद्ध आमदनी होने लगी। यही नहीं, पवन कुमार ने अपने फूलों की खेती में हाथ बटाने के लिए करीब 30 से 35 स्थानीय और प्रवासी मजदूरों को भी रोजगार मुहैया करवाया है। पवन कुमार ने बताया कि उनके फूलों की सप्लाई हिमाचल प्रदेश के साथ साथ दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा में भी होती है, लेकिन इस बार भी कोरोना महामारी और कोरोना कर्फ्यू के चलते उनकी फूलों की फसल नहीं बिक पाई। हालात ये हैं कि फूल पॉली हाउस में सूखने की कगार पर हैं। तैयार फूलों की फसल को काटकर फेंकना पड़ रहा है, जिसके चलते उन्हें लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। पवन कुमार ने बताया कि अपना और अपने परिजनों का पालन पोषण करने के लिए मजबूरन उन्हें सब्जियां बेचने का काम शुरू करना पड़ा, जिससे उन्हें कुछ राहत मिली है। वहीं पवन कुमार ने बताया कि फरवरी माह में हमीरपुर जिला में बहुत कम कोरोना के केस रह गए थे। इस कारण उन्होंने दोबारा से इस खेती में इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन अब दोबारा से हालात बिगड़ गए हैं। फूलों की फसल पूरी तरह से तैयार है, लेकिन खरीदार नहीं है, जिस कारण उन्हें इस बार भी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि उनके 13 पॉली हाउसों में 28 लाख रुपए के फूल तैयार हैं। किसान पवन कुमार ने सीएम जयराम ठाकुर से मदद की गुहार लगाते हुए कहा कि प्रदेश के किसानों और बागवानों की इस मुश्किल की घड़ी में उन्हें आर्थिक मदद मुहैया करवाई जाए। वहीं पवन के भाई सुरेश कुमार का कहना है कि पवन कुमार ने बैंक से कर्जा लेकर फूलों का कारोबार शुरू किया, जिससे उन्हें अच्छा लाभ भी हो रहा था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते उनका यह व्यवसाय पूरी तरह से ठप हो चुका है। ऐसे में सरकार को किसानों और बागवानों की मदद करनी चाहिए। वहीं वंदना देवी और सुनीता देवी का कहना है कि इस बार भी उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। कर्फ्यू की वजह से फूलों को दिल्ली, हरियाणा या दूसरे राज्यों में नहीं भेजा जा सकता। उन्हें बैंक का लोन चुकाने में भी परेशानी पेश आ रही है। ऐसे में उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मदद की गुहार लगाई है। सर, पिछले साल कोरोना आया था, तो पिछले साल कोरोना के कारण 20-25 लाख का नुकसान हुआ था। तो इस बार हमने सोचा फरवरी तक पे ये कोरोना ख़त्म हो गया है। हमीरपुर में भी केस थोड़े कम आ रहे थे, पर हमने सोचा पे ख़त्म ही हो गया कोरोना। पर कोरोना की इसके चक्कर में हमने फिर प्लान लगा दिया। प्लान लगाया हमने कम से कम 3-4 लाख प्लान लगा दिया, कम से कम 10-12 लाख का फूल लगाया, प्लान लगाया। तो ये करीब कम से कम भी ज़्यादा नहीं, को 25 लाख का 28 लाख का माल है। तो इस टाइम इस साल एक भी स्टिक बाहर नहीं गई, तो सारा काट के बाहर फेंका है। जितने भी इस कोरोना के चक्कर में जितने भी लेबर लगी हुई थी, सब घर में बैठी हुई है। कोरोना के चक्कर में कोई काम नहीं कर रहा है, खुद अपने आप काम कर रात दिन कर रहे हैं। पर क्या करना है,
बहुत नुकसान हो रहा। बैंकों की किस्त देनी है, कहाँ से देनी है सर? तो हम सोच रहे हैं भाई सरकार हमें कुछ ना कुछ मदद करे। हम तो यही कहेंगे जी कि हमारी मदद की जाए। फूल जा नहीं रहा है, बाहर फेंकना पड़ा काट कर। तो हम यही चाहते हैं सरकार से कि कुछ न कुछ हमारी मदद की जाए। हम पिछले 8 सालों से ये व्यवसाय कर रहे हैं फूलों का। तो 2 साल से कोरोना की वजह से तो फूल कहीं भी नहीं जा रहा है, तो बाहर ही फेंकना पड़ रहा है काट कर। कुछ तो फूल ख़राब हो गया जो कि बाहर से आता है पौधा बाहर से, और यहाँ लेबर लगा के काम करते हैं। और फिर जो हमने कर्जे लिए हुए हैं बैंकों से, वो भी अभी क्लियर नहीं हुए हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के हॉर्टिकल्चर विभाग के निदेशक जेपी शर्मा से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि पहले समूचे हिमाचल प्रदेश से 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर फूल उत्पादन से किया जाता था, लेकिन 2 सालों से कोविड के चलते यह टर्नओवर 0 पर पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि बीते वर्ष हिमाचल सरकार ने किसानों को मदद देकर राहत पहुँचाई थी, लेकिन इस बार अभी तक किसानों को किसी भी प्रकार की मदद मुहैया नहीं हो पाई है। दिल्ली में जारी किसान आंदोलन के समर्थन में भारत की जनवादी नौजवान सभा ने राजधानी शिमला की एजी चौक पर धरना प्रदर्शन किया। डीवाईएफआई ने केंद्र सरकार की नीतियों को जन विरोधी करार देते हुए सरकार पर खूब हमला बोला। सभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बलबीर पराशर ने केंद्र सरकार को मजदूर व किसान विरोधी करार दिया। उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान केंद्र सरकार द्वारा की जा रही व्यवस्थाओं को नाकाफी करार दिया। आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार महामारी से निपटने में पूरी तरह से विफल रही है। वर्तमान केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ, इस महामारी से निपटने में उसकी विफलता के खिलाफ पूरे देश भर में काला दिवस मनाया जाएगा। उसी काला दिवस आह्वान के तहत आज शिमला के अंदर भी हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा जो मुख्य रूप से मांग है कि जिस तरीके से सरकार का जो रवैया है केंद्र सरकार का इस महामारी से निपटने के लिए, और जिस तरीके से ये वैक्सीनेशन को लेकर के, चाहे ट्रीटमेंट को लेकर के, हमारे देश के अंदर स्वास्थ्य सुविधाओं के हालात को लेकर के जो सरकार को उपाय उठाने चाहिए थे, हमारी केंद्र की मोदी सरकार बिल्कुल फेल हुई है। और इसीलिए हमने ये मांग भी की है कि जो पीएम केयर फंड के तहत जो पैसा इकट्ठा हुआ है पूरे देश से अरबों रुपया, उस पैसे से देश के अंदर स्वास्थ्य सुविधाओं का ढांचा विकसित किया जाए। हमारे देश के अंदर फ्री और कंपल्सरी यूनिवर्सल वैक्सीनेशन का प्रोग्राम ड्राइव किया जाए। साथ ही साथ हमने ये भी मांग की है कि जो आयकर दायरे से बाहर जो लोग हैं पूरे देश के अंदर, जो परिवार हैं, उनको 7,500 रुपया मासिक सहायता जो है केंद्र सरकार उपलब्ध कराए। लेकिन ये सरकार नहीं कर रही है। सरकार जो है पैंडेमिक एक्ट के तहत जो इस तरीके का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही है। और इसलिए आज का दिन क्यों हम सभी जन संगठन ने चुना है, आप सबको मालूम है कि आज ही के दिन हमारे देश के अंदर जो 3 कृषि कानून जो देश की पार्लियामेंट ने पास किए, इस मोदी सरकार के राज में जो काले कानून हैं, आज उन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन जो पूरे देश के अंदर चल रहा है किसानों का, उसके 6 महीने पूरे हुए हैं। हमारे देश के अंदर जो मजदूरों के खिलाफ इस केंद्र सरकार ने जो 4 लेबर कोड लागू किए हैं, उन लेबर कोड के खिलाफ जो एक अखिल भारतीय हड़ताल हुई थी पूरे देश के अंदर मजदूरों की, उस हड़ताल के आज 6 महीने पूरे हो रहे हैं। और आज सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है कि हमारे देश की केंद्र की जन विरोधी सरकार के 7 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसलिए हमने आज जो एक पूरे देश के अंदर एक ढिंढोरा भारतीय जनता पार्टी और उसके संगठन पीट रहे हैं कि वो एक बहुत विकास के रास्ते को आगे ले जा रहे हैं, लेकिन विकास जो कहीं नहीं है। उस बात को लेकर के विरोध प्रदर्शन हम कर रहे हैं, काला दिवस जो है आयोजित कर रहे हैं। कांगड़ा जिला प्रशासन की ओर से जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 से बचाव को लेकर एक अनोखा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकार नुक्कड़ नाटक के जरिए ग्रामीणों को कोरोना संक्रमण और ब्लैक फंगस से बचाव के प्रति जागरूक कर रहे हैं। यह कलाकार बहरूपीय कोरोना का भीष बदलकर लोगों को यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना संक्रमण और ब्लैक फंगस को हल्के में न ले और सरकार द्वारा इससे बचाव संबंधी जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें। हिमाचल प्रदेश व्यापार मंडल ने कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए 31 मई तक पूर्ण लॉकडाउन की मांग की है। प्रदेश व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष हरीश गुप्ता ने कहा कि कोरोना कर्फ्यू को लेकर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का बाजार में सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तुओं की आड़ में बाजार में अन्य सामान भी बेचा जा रहा है। इससे व्यापारियों के एक वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है। ऐसे में उन्होंने सरकार से 31 मई तक पूर्णतः लॉकडाउन लगाने की मांग की है।
हिमाचल प्रदेश में कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए 5 दिन के लिए 31 मई तक पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगाने को लेकर हिमाचल प्रदेश व्यापार मंडल ने मांग की है। उनका कहना है कि बाजार में दवाइयों और करियाना की यार्ड में सारा सामान बिक रहा है। इससे वाहनों की आवाजाही आम दिनों की तरह जारी है। ऐसे में कोरोना की चेन को तोड़ना संभव नहीं है। सब्जी व अन्य कई दुकानें दिन में 1 बजे के बाद भी खोली जा रही है। सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। पिता ने कहा कि जिस तरह से व्यापारी हमेशा सरकार का साथ देता आया है, उसी तरह सरकार को भी आम व्यापारियों के लिए सोचना चाहिए, लेकिन सरकार व्यापारियों के साथ अन्याय कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर कोरोना की चेन को तोड़ना है तो पूरी तरह से 25 से 31 मई तक लॉकडाउन लगाना चाहिए था। वहीं व्यापारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि आम व्यापारी वर्ग में काफी रोष है। करियाना और दवाइयों की दुकानों की यार्ड में सारा सामान बेचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर कोरोना की चेन को तोड़ना है तो कुछ दिन पूरा लॉकडाउन होना चाहिए। हरीश गुप्ता, उपाध्यक्ष हिमाचल स्टेट व्यापार मंडल। मेरी सरकार से गुजारिश है कि व्यापारी एक ऐसा वर्ग है जो सरकार का हर तरह से जो है सहयोग कर रहा है, लेकिन सरकार व्यापारियों के साथ भेदभाव बरत रही है, कोई सहयोग नहीं कर रही। मेरी राय में तो ये होना चाहिए था कि इस लॉकडाउन का फ़ायदा कोई नहीं, अगर लॉकडाउन लगाना है तो टोटल बंद कर। उससे जो चेन टूटनी थी 5 दिन में 25 से लेकर 31 तक टोटल लॉकडाउन लगाने से ऐसा था कि 5 दिन में कोई भूखा नहीं मरना था। 5 दिन का सब में के पास राशन होता है, इससे जो है चेन टूट जाए। दूसरा जो है डेली नीड्स है, किराने की दुकानें, मेडिसिन की दुकानों के नाम से पूरे हिमाचल के व्यापारी हर चीज़ बेच रहे हैं और बिक रहा है, चोर दरोजे से बिक रहा है, जिससे आम व्यापारी, छोटा व्यापारी बेचारा वो घर में बैठा है, और जो व्यापारी लोग बैकडोर एंट्री से माल बेच रहे हैं उसका जो है कोई चेकिंग नहीं। सब्जी वाले हैं और 1 बजे के बाद भी सब कुछ बिक रहा है। मेरी सरकार से मांग है या तो इस लॉकडाउन को खोल दिया जाए या टोटल जो है बंद कर दिया। उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव ने इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज ब्लड बैंक में रक्त की कमी होने पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि ब्लड बैंक में रक्त लगभग खत्म हो चुका है, जिस कारण रक्त की खरीद फरोख्त का खतरा पैदा हो गया है। इससे एड्स व अन्य रक्त संचालित घातक रोग फैल सकते हैं। उन्होंने कहा कि 1500 यूनिट रक्त संग्रह की क्षमता वाले आईजीएमसी ब्लड बैंक में आज सिर्फ 50 यूनिट रक्त उपलब्ध है और रोज लगभग 40 यूनिट रक्त की खपत है। उन्होंने कहा कि मरीजों के तीमारदार रक्त के लिए दर भटक रहे हैं। कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने इन हालात से निपटने के लिए अभी तक कोई प्रयास नहीं किया है, इसलिए बेबस मरीजों का जीवन बचाने के लिए उमंग फाउंडेशन हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर करेगी। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला के ब्लड बैंक में रक्त का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। वहां 40 से 45 यूनिट प्रतिदिन की रक्त की खपत है, जबकि आज वहां पर सिर्फ 50 यूनिट रक्त उपलब्ध है। ये संकट इसलिए नहीं आया है कि स्वयंसेवी संस्थाएं आगे नहीं आ रही हैं, ये इसलिए रक्त का संकट है क्योंकि राज्य का स्वास्थ्य विभाग, स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल, एड्स कंट्रोल सोसाइटी और ब्लड बैंक के अधिकारी हाथ पर हाथ रख के बैठे हुए हैं और मरीजों पर जोर और दबाव डालते हैं कि तुम अपने मरीज के लिए, अपने लिए ब्लड लेकर के आओ, यानी तीमारदार ब्लड का इंतजाम कर रहे हैं। इससे खतरा पैदा हो गया है कि यहां पर खून खरीदने और बेचने वालों का गिरोह सक्रिय हो सकता है। उससे क्या होगा कि ये लोग नशेड़ी होते हैं, हाई रिस्क होते हैं, इनसे एड्स और यौन संचारित कोई भी रोग हो सकते हैं। इस खतरे को रोकने के लिए सरकार को हमने एक पूरा रोड मैप दिया था। 29 जनवरी को स्वास्थ्य मंत्री से भेंट करके 5 पेज का मेमोरेंडम दिया था, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। मेडिकल कॉलेज ब्लड बैंक को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप एक अपील इशू करें। वो अपील भी इशू नहीं करते हैं कि हमारे पास रक्त की कमी है, बल्कि ये कह दिया कि हमारे पास रक्त तो पूरा उपलब्ध है। कई पेशेंट दूर दराज से, भरमौर से, किन्नौर से आकर के यहाँ पर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ऐसे में उमंग फाउंडेशन, जो लगातार दूसरी स्वयंसेवी संस्थाएं भी रक्तदान शिविर लगा रही हैं, हम लॉकडाउन में पिछले साल से अभी तक 17 कैंप आईजीएमसी के लिए लगा चुके हैं। हम इस परिस्थिति में पूरी तरीके से ब्लड बैंक, एड्स कंट्रोल सोसाइटी, स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल और स्वास्थ्य विभाग को जिम्मेवार मानते हैं और इन परिस्थितियों में हम किसी भी हालत में मरीजों को मरने नहीं दे सकते हैं। जो ब्लड बैंकिंग बीमार व्यवस्था चली हुई है उसके खिलाफ हम जल्दी ही हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर करेंगे, ताकि यहां पर एक स्वस्थ ब्लड बैंकिंग सिस्टम का विकास हो सके।
जिला बिलासपुर युवा कांग्रेस अध्यक्ष आशीष ठाकुर ने प्रदेश सरकार और उद्योग विभाग से मांग की है कि जिन छोटे उद्यमियों ने उद्योग विभाग के माध्यम से बैंक से सब्सिडी पर ऋण लिया है, उनकी सब्सिडी जारी करने के लिए बैंकों को तुरंत प्रभाव से आदेश जारी किए जाए। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना से छोटे उद्यमियों का कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बैंकों की मासिक किस्त देने के लिए भी उद्यमियों के पास पैसे नहीं है, जिससे आर्थिक और मानसिक परेशानी बढ़ गई है। आशीष ठाकुर ने कहा कि इस आपदा के समय में उद्यमियों को राहत देने के लिए उद्योग विभाग को चाहिए कि जो पैसा बैंकों के पास बतौर सब्सिडी पड़ा हुआ है, उसे जारी करने के लिए उद्योग विभाग तुरंत प्रभाव से आदेश जारी करे, ताकि उद्यमियों को थोड़ी राहत मिल सके। जो हमारे छोटे उद्यमी हैं, उन्होंने उद्योग विभाग से लाखों रुपए का ऋण ले रखा है। उद्योग विभाग के माध्यम से बैंकों से ऋण सब्सिडी के ऊपर मिलता है। ऐसे में जैसे कि सर्वविदित है कि पिछले 1.5 साल से जो उद्योगों का काम है बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। आज हालात ऐसे हो गए हैं कि उद्यमियों के पास जो हमारी बैंकों की मासिक किस्त देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। उस वजह से उन्हें आए दिन बैंकों की तरफ से नोटिस जारी हो रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि जब भी किसी भी उद्यमी का उद्योग विभाग के द्वारा ऋण स्वीकृत होता है, तो उसी समय जो भी सब्सिडी का पैसा होता है वो उद्योग विभाग के माध्यम से बैंकों को जारी कर दिया जाता है और बैंक उस पैसे को 3 साल तक अपने पास ही रखता है। आज ज़रूरत ऐसी आन पड़ी है कि उद्योग विभाग अगर बैंकों को आदेश जारी करे कि जो सब्सिडी का पैसा है अगर उसको तुरंत प्रभाव से रिलीज़ किया जाए, तो जो हमारे छोटे उद्यमी हैं उनको इस कोरोना वैश्विक महामारी में राहत मिल जाएगी। नूरपुर उपमंडल के अंतर्गत आने वाले कंडवाल बैरियर से 3 विदेशी बिना पंजीकरण करवाए ही सीमा के भीतर प्रवेश कर गए। इसके बाद कंडवाल पुलिस ने तुरंत जसूर नाके पे तैनात पुलिस कर्मियों को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही नाके पे तैनात पुलिस कर्मियों ने बड़ी मुस्तैदी से तीनों विदेशियों को रोका। पुलिस द्वारा जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि वह मैक्लोडगंज जा रहे हैं। तीनों में से एक विदेशी ने ई पास दिखाया, वहीं अन्य 2 को जसूर पुलिस ने पंजीकरण करवाने के लिए वापस कंडवाल नाके पर भेज दिया। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए प्रदेश सरकार ने कई बंदिशें लगाई है। कोरोना कर्फ्यू से काम प्रभावित होने से कुछ लोगों ने अपने व्यवसाय में बदलाव किया है। होटल और टैक्सी कारोबार सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। ऐसे में मजबूरन शिमला शहर के टैक्सी चालकों ने भी काम के अभाव में अब अपना व्यवसाय ही बदल डाला है। टैक्सी चलाने के बजाय ये लोग अब सब्जियां बेच रहे हैं। जय मां दुर्गा टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के अध्यक्ष जोगेंद्र ठाकुर ने कहा कि कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन से टैक्सी ऑपरेटरों की आर्थिकी पर बुरा असर पड़ा है। यही कारण है कि परिवार का पालन पोषण करने के लिए सब्जी बेचने का काम करना पड़ रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते प्रत्येक व्यक्ति आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। पर्यटन कारोबार से जुड़े टैक्सी ऑपरेटरों की आर्थिकी पर भी इसका गहरा असर पड़ रहा है, जिसके चलते इन्हें अब परिवार का पालन पोषण करना भी मुश्किल हो गया है। यही कारण है कि घर चलाने के लिए छोटा शिमला के टैक्सी संचालकों ने सब्जी बेचने का व्यवसाय शुरू किया है। जय मां दुर्गा टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के अध्यक्ष जोगिंद्र ठाकुर ने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, जिसकी वजह से टैक्सी ऑपरेटर आर्थिक मंदी की मार झेल रहे हैं और परिवार का पालन पोषण करने के लिए सब्जी बेचने का व्यवसाय शुरू करना पड़ा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा जय मां दुर्गा टैक्सी ऑपरेटर यूनियन एक संस्था भी चलाती है, जिसके माध्यम से जहां कोरोना मरीजों को निःशुल्क अस्पताल से लाने और ले जाने की सेवा दी जा रही है, वहीं जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जा रही है। सब्जियों का व्यवसाय इसलिए करना पड़ा क्योंकि रोजी रोटी तो सबने ही कमानी है और हम टैक्सी सब्जी का तो कर ही रहे हैं, बल्कि जो कोविड पेशेंट है अगर उन्हें आने जाने की दिक्कत पड़े तो उनके लिए हमने फ्री ऑफ सर्विस भी अपने स्टैंड से गाड़ी का रखा है। और पिछले लॉकडाउन में भी हमारे टैक्सी स्टैंड और हमारे एनजीओ ने बहुत कार्य किए हैं और हमें लोगों का सहयोग निरंतर मिल रहा है। और सैनिटाइज भी हम बीच बीच में कर ही रहे हैं। जैसे अपनी गाड़ियों को यहाँ पे जो भी कस्टमर जाते हैं पहले गाड़ी को सैनिटाइज किया जाता है फिर ही जाते हैं। तो सरकार से यही अपील करेंगे क्योंकि अभी थोड़े ही दिन में हम परमिशन के लिए जाएंगे, के बाद
जहाँ जहाँ सब्जियाँ खोलने की मैडम हमें परमिशन दीजिए, ताकि हमारा घर परिवार रोजगार चला रहे। पर्यावरण संरक्षण और शहर को साफ सुथरा बनाए रखने के बड़े बड़े दावे करने वाले नगर निगम और वन विभाग के दावे धरातल पर कितने सही है, इसका अंदाजा शहर के साथ लगते वनों में बिखरे कूड़े के ढेर और टूटी कांच की बोतलों को देखकर लगाया जा सकता है। मामला खलीनी के साथ लगते मधुबन का है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह यहाँ गंदगी फैली है। इतना ही नहीं, आसपास बड़ी कांच की बोतलें इस ओर इशारा करती है कि शायद यहाँ शाम ढलते ही नशेड़ियों की महफिल सजनी शुरू हो जाती है। दरअसल कुछ लोग कैमरे के सामने तो नहीं आए, लेकिन इनका कहना है कि अक्सर यहाँ के युवाओं को नशा करते देखा जा सकता है। पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने में वृक्षों से भरे जंगल अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन जब जंगलों में गंदगी के अंबार लगे हों तो भविष्य में इसके परिणाम घातक सिद्ध हो सकते हैं। शिमला के साथ लगते खलीनी के जंगल मधुबन में गंदगी का आलम साफ देखा जा सकता है। वहीं नशेड़ियों ने मधुबन को नशे का अड्डा बना रखा है। यहाँ चारों तरफ शराब की टूटी बोतलों के कारण जहाँ पर्यावरण दूषित हो रहा है, वहीं इधर उधर बिखरा कांच जंगली जानवरों को भी चोटिल करता है। ऐसे में कारवां सोसाइटी के अध्यक्ष यीशु ठाकुर ने कहा कि उनकी संस्था समय समय पर प्रदेश भर में सफाई अभियान चलाती रहती है ताकि पर्यावरण दूषित न हो, लेकिन आम लोगों को भी स्वयं अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने की आवश्यकता है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से भी मांग की है कि मधुबन में गश्त बढ़ाई जाए ताकि नशेड़ियों पर शिकंजा कसा जा सके। आज हमें दुख होता है जो हमारे आसपास के जितने भी जंगल है वो नशेड़ियों का अड्डा बन चुके हैं, और शराब तो पी रहे हैं जंगल में आके, पर उसके बाद बोतल फाड़ रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, जो आसपास के हमारे जो जानवर है, गाय है चाहे दूसरे जानवर ले लो, उनके पैरों में चुभ रहे हैं या किसी कुत्ते को लग रहा है। तो इस टाइम पे मैं एक प्रशासन से एक मांग करना चाहूँगा कि आप इसको गश्त को बढ़ाए जंगलों की तरफ, क्योंकि कोरोना टाइम भी है और जो नशेड़ियों का ये जो अड्डा है ये बहुत टाइम से एक मांग उठती आ रही है कि जो खलीनी के जंगल हैं इसमें बहुत सारे नशेड़ी पाए जा रहे हैं। तो आप इस पे चेक रखें। कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने देश सहित हिमाचल प्रदेश में भी विकराल रूप ले लिया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र भी अछूते नहीं रहे हैं। ऐसे में कई स्वयंसेवी लोग और संस्थाएं कोरोना मरीजों की मदद के लिए आगे आ रही हैं। अर्की फ्रेंड्स ग्रुप भी कोरोना के खिलाफ जंग में अपना सहयोग दे रहा है। संस्था के सदस्यों ने स्वास्थ्य उपकरण खरीदकर प्रशासन को सौंपे हैं। अर्की फ्रेंड्स ग्रुप के मुख्य हरीश शर्मा ने बताया कि फ्रेंड्स ग्रुप काफी समय से अस्पताल को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर व इसके साथ उपयोग होने वाली सामग्री भेंट करने की सोच रहे थे। उन्होंने ग्रुप द्वारा सभी के सहयोग से यह उपकरण खरीदकर प्रशासन को भेंट किए। उन्होंने कहा कि फ्रेंड्स ग्रुप भविष्य में भी इस प्रकार का सहयोग करता रहेगा। हमारा अर्की फ्रेंड्स ग्रुप जो है फेसबुक पे ग्रुप बना हुआ है, उसके माध्यम से हमने अपने सारे जितने मेंबर्स हैं सबसे कलेक्शन ड्राइव एक चलाया था, और उस कलेक्शन ड्राइव का मोटिव जो था वो ये था कि हम अर्की हॉस्पिटल के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर परचेज करके डोनेट कर सकें। आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि बहुत जल्दी और बहुत कम समय में सभी साथियों के सहयोग से हम ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आज एसडीएम साहब के थ्रू हमने अर्की हॉस्पिटल प्रशासन को ये दे दिया है। और आगे भी हमारा ये कार्य रहेगा कि अर्की फ्रेंड्स ग्रुप जो कभी फेसबुक ग्रुप है उसको एक एनजीओ के रूप में रजिस्टर करके अर्की क्षेत्र की भलाई के लिए हम हमेशा से कार्यरत रहेंगे। इसी के लिए हमें सबका सहयोग चाहिए होगा, और मैं प्रशासन का भी धन्यवादी हूँ जिन्होंने आज हमें समय दिया और ये हमारी छोटी सी जो ये कोविड पेंडेमिक में एक सहायता इसे स्वीकार की। वहीं एसडीएम अर्की विकास शुक्ला ने अर्की के फ्रेंड्स ग्रुप का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीमीटर और अन्य उपकरण अस्पताल को भेंट करने के लिए उनका धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि ग्रुप द्वारा पैसा एकत्र कर एक अच्छी पहल की गई है व इन उपकरणों से मरीजों को काफी मदद भी मिलेगी। एक अर्की फ्रेंड्स ग्रुप्स के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बना था जो अर्की के स्थानीय युवा लोग हैं और जागरूक समझदार पढ़े लिखे नागरिक हैं। तो उन्होंने अपने इनिशिएटिव समझते हुए, अपना दायित्व समझते हुए हमें जो रिक्वायर्ड आपका ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर, रेगुलेटर्स और मिनी ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ऑक्सीमीटर्स और मास्क वगैरह इन्होंने खुद पैसे इकट्ठे करके अपने फ्रेंड ग्रुप में आज एडमिनिस्ट्रेशन को दिए, जो कि हम मेडिकल डिपार्टमेंट को सौंप रहे हैं, जिससे कि काफ़ी जो करंट पेंडेमिक है इसमें काफ़ी जो पेशेंट्स हैं उनको राहत मिलेगी। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ पूरे प्रशासन की तरफ से, और इनके इस काम की सराहना करते हैं। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।